गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। यह जो चैप्टर है यह ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है और साथ ही साथ जो बीए होम साइंस के स्टूडेंट हेल्थ साइंस का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए भी यह वीडियो अत्यंत ही लाभदायक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड या ब्लड का जो संगठन है, इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम पहले के 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है यह उसी के कॉन्टिन्यूशन में उसका चौथा पार्ट है। इससे जो पहले के वीडियो थे उसमें हमने ये चर्चा करी थी कि ब्लड जो होता है वह क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और जो कॉम्पोजिशन में उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जैसे कि प्लाज्मा जो उसका 55% भाग बनाता है रक्त का, और दूसरा होती हैं रक्त कणिकाएँ। तो रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो संपूर्ण ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। इसके अंतर्गत हमने प्लाज्मा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि प्लाज्मा के अंदर या प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है। 90 से 92% तक उसमें पानी पाया जाता है, जल होता है, और इसके अलावा 8 से 10% तक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उसके अंदर पाए जाते हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले कलर का या रंगहीन तरल द्रव के रूप में होता है। इसी के साथ हमने अध्ययन किया था रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जो लाल रंग की होती हैं, इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएँ जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है इसका विस्तार से अध्ययन हमने किया था। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। तो इस तरह से श्वेत रक्त कणिकाओं के पश्चात अध्ययन किया था कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं या थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें बोला जाता है, वे किस तरह से रक्त के अंदर रहकर कार्य करती हैं। आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वे है फंक्शन ऑफ ब्लड या रक्त का क्या कार्य होता है। तो जैसा कि हमने रक्त का जो कॉम्पोजिशन देखा, उस कॉम्पोजिशन में हमने देखा कि प्लाज्मा है, रक्त कणिकाएँ हैं, और हर कंपोनेंट का ब्लड के जो कंपोनेंट है उनका अलग अलग कार्य है। उसको यहाँ पर हम कंपाइल फॉर्म में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम ये बात करें कि जो रक्त होता है, ये रक्त क्या करता है कि जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका परिवहन करता है। यह रक्त का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। अब यह कार्य कैसे होता है? लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो हीम नामक वर्णक और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है यह ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर का कार्य करता है। तो यह हीमोग्लोबिन जब हम सांस के द्वारा वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन लंग से होती हुई लंग्स के वायु कोशों में प्रवेश करती है, और वायु कोशों से वहाँ पर जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनके द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और किसका निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो जब रक्त के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो यह जो रक्त होता है यह शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, और यह ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है इसे पूरे शरीर में संचरित किया जाता है। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक जाता है, परिवहन करता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब फिर कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह शरीर के लिए हानिकारक होती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, इसे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसी कारण जो हीमोग्लोबिन है वह क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से प्रोड्यूस हो रही है उसे हीमोग्लोबिन पुनः ले लेता है और लेकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त होता है वह इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इस रक्त को प्योरिफिकेशन के लिए पुनः पहले हार्ट में जाता है, हृदय में जाता है, और वहाँ से फिर ये फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। तो जब ये फेफड़ों में प्रवेश करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के वायु कोशों में प्रवाहित कर दिया जाता है।
अब फेफड़ों के वायु कोशों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नाक से होती हुई बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार रक्त के अंदर उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वह गैसों के परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान का कार्य भी हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त के अन्य मुख्य कार्यों पर अगर चर्चा की जाए तो रक्त के अंदर जो है वह पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन आहार नाल में भोजन का पाचन होता है, मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है। ग्रास नली और ग्रसनी से होता हुआ भोजन आमाशय में आता है। आमाशय के अंदर भोजन का कुछ बहुत कम अमाउंट में पाचन होता है। प्रोटीन और वसा का पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसके पश्चात भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वहाँ पर भोजन जो अतिरिक्त बचा हुआ भोजन है उसका मुख्य रूप से पाचन जो है वो यहीं पर होता है। पाचन के पश्चात जो भोजन है वो अपने जटिल अणुओं से अपने सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। भोजन के अंदर जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मोनोसेकेराइड्स, या जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं वो अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और जो प्रोटीन है उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो फैट्स होती है या लिपिड्स जो होती हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पोषक तत्वों की, यह रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है आहार नाल से। मुख्य अवशोषण जो है वो छोटी आंत के अंतिम भाग से होता है। तो वहाँ से जब इनका अवशोषण किया जाता है तो सभी पोषक तत्व कहाँ आ जाते हैं? रक्त में। अब रक्त जो है इन पोषक तत्वों का शरीर की सभी कोशिकाओं तक संचरण करता है, सभी कोशिकाओं तक इन पोषक तत्वों को लेकर जाता है। तो इस प्रकार जो रक्त है वो पोषक तत्वों का परिसंचरण का कार्य भी करता है। इसी के साथ जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्राव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। तो यह जो हार्मोन होते हैं वो सीधे ही रक्त में स्रावित कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनको स्रावित करने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है ये दोनों तरह की होती है, अंतःस्रावी और नलिका विहीन और नलिका सहित दोनों प्रकार की ग्रंथि का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ अन्य ग्रंथियाँ जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अलावा जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं मेल और फीमेल में अलग अलग पाई जाती हैं। तो इस तरह से कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जिनके द्वारा निकलने वाले जो स्राव हैं वो सीधे ब्लड में स्रावित कर दिए जाते हैं और फिर रक्त के द्वारा शरीर के उन अंगों तक ले जाए जाते हैं जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से रक्त का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है ये हार्मोन्स का भी संचरण परिसंचरण करता है। इसी के साथ अगर ब्लड में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ जैसे अभी हमने अध्ययन किया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट है शरीर के लिए जिसे हीमोग्लोबिन ले लेता है और उसे लंग्स तक ले जाएगा और वहाँ से उसे बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में लीवर होता है, लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो इस लीवर में प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मीडिएटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब यह जो यूरिया है यह ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिन होता है, हानिकारक तत्व है, इसे शरीर से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो यह जो रक्त है यह इस यूरिया को लेता है और इस यूरिया को लेकर किडनी तक ले जाता है। किडनी में जाकर जो रक्त के छनने की प्रक्रिया होती है जिसे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है, तो उस मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में रक्त के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जो भी हानिकारक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर भी अगर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट का ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज का प्रेजेंट होगा अगर व्यक्ति डायबिटीज़ है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड कॉम्पोजिशन अगर देखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसका
ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। तो इस बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को भी शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार रक्त में उपस्थित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, या सामान्य मात्रा से अधिक कोई पोषक तत्व या जल उपस्थित है, तो इन सब पदार्थों को वृक्क तक ले जाया जाता है और वहाँ पर जब मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ से इन सबको रक्त में से निकाल दिया जाता है, रक्त वहाँ से छन जाता है और इस प्रकार रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क में जाके। तो जो रक्त है वो क्या करता है, इन अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। इसी के साथ अन्य कार्यों में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जो हमने WBC या ल्यूकोसाइट्स के कार्य में पढ़ा था कि जो रक्त है, रक्त के अंदर ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ। ये श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं वो शरीर में, हमारे शरीर में सैनिक की तरह, सोल्जर की तरह वर्क करती हैं और सोल्जर की तरह वर्क करके क्या करती हैं कि अगर शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई हानिकारक तत्व प्रवेश किया है तो उससे उसके अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ती है, अर्थात शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। शरीर का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बनाए रखती हैं। और इसी के साथ जो WBCs होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें यह होता है कि वो सेल्स में न्यूट्रोफिल्स होती हैं वे सेल्स, और उनमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस आता है रक्त के अंदर, उनको वो अपने सूडोपोडिया के द्वारा कूट-पात बनाती हैं और उससे उन बैक्टीरियाज को पकड़ लेती हैं, एनगल्फ कर लेती हैं अपने अंदर और नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार ये शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। साथ ही साथ जो WBCs होती हैं ये बॉडी में, शरीर में एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण करती हैं। एंटीबॉडीज़ का अर्थ होता है अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश कर गया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ शरीर में बनाती हैं ताकि उसका प्रभाव जो है, बैक्टीरिया और वायरस का प्रभाव शरीर पर ना हो सके। इसी के साथ अन्य कार्यों में देखा जाए तो जो रक्त होता है वो शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। सर्दियों में अगर आउटर टेम्परेचर कम है तो बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बनाए रखने का कार्य करता है। इसी के साथ जो रक्त है वह शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। तो अम्ल और क्षार के संतुलन बनाए रखना इसलिए आवश्यक है, ये एक तरह का आयनिक बैलेंस होता है। आयन बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है ताकि शरीर के अंदर जितने भी तरल पदार्थ हैं वो किसी न किसी मीडियम में कार्य करते हैं। तो उन मीडियम का जो एक आयनिक बैलेंस है वो बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है और रक्त ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी के साथ रक्त जो है वो शरीर में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। अब जल का संतुलन बनाए रखने में अगर जल की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो गई है तो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वाटर है वो लेकर किडनी तक जाता है और वहाँ मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उसको अतिरिक्त मात्रा के जल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार यह जल का जो बैलेंस है, वाटर का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको भी यह बनाए रखता है। तो ताप नियंत्रण करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस करता है। इसी के साथ शरीर को संक्रमण से, जिसकी हमने पहले चर्चा करी, रोगों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ब्लड के द्वारा किए जाते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। तो रक्त का जो कॉम्पोजिशन और फंक्शन ऑफ ब्लड का जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्लड ग्रुप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और किस तरह से ब्लड ग्रुप्स की जो फंक्शनिंग है बॉडी में क्या होती है और RH फैक्टर क्या होते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।